गांव का नाम था सुंदरपुर। नाम भले ही सुंदर था, मगर गांव के किनारे खड़ा एक पुराना सा मिट्टी का घर जो अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां करता था। इसी छोटे से घर में रामदीन अपनी पत्नी धन्नो देवी, बेटे मोहन और बेटी गौरी के साथ रहता था। घर में बैठा रामदीन, उसकी आंखों में थकान ही नहीं बल्कि आने वाले कल की गहरी चिंता भी साफ झलक रही थी। धन्नो देवी चूल्हे पर रूखी सूखी रोटी सेक रही थी। उसके चेहरे पर भी उम्र से पहले आई झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अब भी सब्र और भरोसा बाकी था। कुछ देर की खामोशी के बाद रामदीन ने भारी आवाज में कहा, धन्नो, जिंदगी तो जैसे तैसे कट ही रही है। मजदूरी कर कर के पेट भर जाता है, लेकिन दिल को चैन नहीं मिलता। दिन रात बस एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है, गौरी की शादी। लड़की अब बड़ी हो रही है, लोग बातें बनाने लगे हैं। मेरे पास न ढंग के कपड़े हैं न पैसे। समझ में नहीं आता उसकी डोली कैसे उठेगी। धन्नो देवी ने चूल्हे से नजर हटाई और रामदीन के पास आकर बैठ गई। इतनी जल्दी हार मान लोगे क्या? जिसने आज तक हमारा पेट भरा है वो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। भगवान सब ठीक करेगा, बस हिम्मत मत हारो। बेटी बोझ नहीं होती, वो तो घर की लक्ष्मी होती है। कुछ साल बीत चुके थे। जिम्मेदारियों और सपनों के बीच जूझता हुआ मोहन अब शादी कर चुका था। एक दिन वो अपने बापूजी से कहता है, बापूजी, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं अलग रहूंगा अपनी पत्नी के साथ। अपनी जिंदगी मुझे खुद बनानी है। बेटा, ये क्या कह रहा है? बूढ़े माँ बाप को यूं ही छोड़ देगा? और तेरी बहन गौरी, उसका क्या होगा? बापूजी, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरी मजबूरी है। अब हर किसी को अपनी राह खुद चुननी पड़ती है। रसोई में बैठी धन्नो देवी चुपचाप ये सब सुन रही थी, मगर उसमें कुछ कहा नहीं। सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। धन्नो देवी अब और नहीं रुक पाई। बेटा, क्या माँ की ममता इतनी बोझ लगने लगी है? तेरे बिना ये घर कैसे सांस लेगा? मोहन पल भर को रुका। उसकी आंखों में भी नमी थी, मगर उसने उसे आंसू बनने नहीं दिया। वो चुपचाप उठा और बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही जैसे घर की रौनक भी बाहर चली गई। घर में अब रह गए थे सिर्फ रामदीन, जिनकी कमर और हिम्मत दोनों झुक चुकी थी, और गौरी, जो कोने में बैठी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका भैया उससे इतना दूर कैसे चला गया। मोहन के जाने के बाद रामदीन की जिंदगी जैसे अचानक बोझ से भर गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ रामदीन भरे खेत में घंटों मेहनत करते रहते। कभी भट्टे पर मेहनत किया करते। वो हमेशा बस गौरी की शादी की फिक्र में रहते हैं। बस गौरी की शादी किसी तरह हो जाए, यही एक सपना है प्रभु। धन्नो देवी उनके जख्मों पर हल्दी लगाती, मगर रामदीन दर्द से ज्यादा भविष्य की चिंता में डूबे रहते। दिन बीतते गए, महीने निकल गए, पर मेहनत के बावजूद पैसे पूरे नहीं हो पाए। गौरी की शादी की तारीख पास आती जा रही थी और घर में जमा पूंजी उम्मीद से बहुत कम थी। रामदीन अगली सुबह सेठ हरिराम के पास जाता है। बोलो रामदीन, कहो किस काम से याद किया? सेठ जी, बेटी की शादी सिर पर है, थोड़ी मदद चाहिए। पैसे तो मिल जाएंगे रामदीन, मगर समय पर लौटाने होंगे। सेठ जी, समय पर चुका दूंगा, चाहे जान ही क्यों ना लग जाए। बस मेरी बेटी की लाज बच जाए। उन्होंने ये बात धन्नो देवी को बताई। धन्नो देवी ये बात सुनकर खुश हुई। कुछ ही दिनों में गौरी की शादी हो गई। बापूजी ने खुशी में उससे कहा, खुश रहना बेटी, अपने सास ससुर का माता पिता की तरह ख्याल रख। बारात चली गई। आंगन फिर सूना हो गया, लेकिन इस बार सन्नाटे के साथ एक और चीज रह गई थी, कर्ज का भारी साया, जो अब रामदीन की हर सांस के साथ चलने लगा।
गौरी जब ससुराल की दहलीज लांघती है तो दिल में डर कम और उम्मीद ज्यादा होती है। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने की तरह बीतते हैं। सुबह की चाय और रमेश की मीठी बातें सब कुछ उसे भरोसा दिलाता है कि शायद उसकी जिंदगी अब संवर गई है। गौरी, यहाँ तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। ये घर अब तुम्हारा है। ये लड़की नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है। इसके कदम पड़ते ही घर में रौनक आ गई है। गौरी ये सब सुनकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती। उसे लगता शायद बाबूजी की सारी तकलीफें अब सार्थक हो गईं। कुछ महीनों बाद घर का माहौल बदलने लगता है। मुस्कानें कम हो जाती हैं, बात बात पर ताने सुनाई देने लगते हैं। एक दिन रात लालचंद ने गंभीर आवाज में गौरी को अपने सामने खड़ा किया। एक रात लालचंद ने गौरी से गंभीर आवाज में कहा, गौरी, अपने मायके से पैसे लाओ, कर्ज उतारना है, घर पर बहुत बोझ बढ़ गया है। गौरी का दिल धक सा जाता है। उसकी आंखों के सामने बापूजी का झुका हुआ चेहरा घूम जाता है। बापूजी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। उन्होंने तो जैसे तैसे मेरी शादी की है। इतना सुनते ही रमेश का चेहरा लाल हो जाता है। बहाने मत बनाओ, शादी के वक्त इतना खर्च किया तो अब पैसे कहाँ चले गए? गौरी चुप रह जाती है। उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। इसके बाद तानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी दहेज को लेकर, कभी मायके की गरीबी को लेकर। धीरे धीरे तानों की जगह गुस्सा ले लेता है और गुस्से की जगह जुल्म। रात के सन्नाटे में गौरी बस यही सोचती रहती है, क्या यही वो घर है जहाँ मुझे कभी दुख नहीं होना था? शादी की चूड़ियां बोझ लगने लगी थीं। ससुराल धीरे धीरे एक खामोश कैदखाना बनता जा रहा था। इधर समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, मगर रामदीन के हालात वहीं के वहीं अटके रहे। दिन रात मजदूरी के बाद भी कर्ज का बोझ हल्का नहीं हुआ। एक दिन सुबह सुबह सेठ हरिराम अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। हाथ में कागज, आंखों में कठोरता के साथ सेठ हरिराम कड़क आवाज में बोला, कहाँ हो रामदीन, बाहर आओ। मोहलत बहुत मिल चुकी, आज से ये घर मेरा है। सेठ जी, थोड़े दिन और दे दीजिए। मजदूरी कर रहा हूं, सब चुका दूंगा। सेठ जी, भगवान के लिए, हम बूढ़े लोग हैं। बेटी घर चली गई, बेटा छोड़ गया, थोड़ी मोहलत दे दो। सेठ हरिराम ने एक पल भी दया नहीं दिखाई। उसने आदमियों से कहकर घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। जिस घर को आपने ईंट ईंट जोड़कर खड़ा किया था, वही घर आज आपके हाथों से फिसल चुका। आखिरकार मजबूरी ने उन्हें रिश्तेदारी की शरण में जाने पर मजबूर कर दिया। वे अपने दूर के रिश्तेदार कैलाश के यहाँ जा पहुंचे। कैलाश ने उन्हें सिर छुपाने की जगह तो दे दी, मगर वो घर अब उनका अपना नहीं था। उस दिन ससुराल का माहौल हमेशा से ज्यादा भारी था। गौरी चुपचाप सब सह रही थी, लेकिन आज उसके भीतर कुछ अलग था। रमेश ने गुस्से में आवाज लगाई, गौरी, कहाँ हो तुम? लगता है इसे समझाना पड़ेगा, बिना पैसे के यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैंने बहुत सह लिया, ताने, मार, अपमान, सब कुछ, पर अब नहीं सहूंगी। तो क्या कर लेगी? भाग जाएगी? हाँ, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अभी इसी वक्त। गौरी अपना सामान घर में ही छोड़ देती है और वहां से निकल पड़ती है। माँ, बापूजी, कोई है? बेटी, अब वो यहाँ नहीं रहते, कर्ज में भर चला गया, कैलाश के यहाँ है। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या कह रहे हो काका? कैलाश के घर पहुंचते ही उसने माँ बाप को देखा। रामदीन जमीन पर बैठे थे, जैसे सब कुछ हार चुके हों। धन्नो देवी चुपचाप बैठी थी। गौरी अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, बाबूजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरी शादी ना होती
तो आपको ये दिन ना देखने पड़ते। नहीं बेटी, ये तेरी गलती नहीं है। बाप का फर्ज था, निभाया। अगर फिर भी हार गया तो वो मेरी किस्मत थी। अब बस एक दूसरे का सहारा है बेटी। अम्मा, अब एक ही रास्ता है। आप लोगों ने जो मेरी शादी के लिए गहने बनवाए थे उसे बेचकर कोई काम शुरू करते हैं। बेटी, और भी कोई रास्ता होगा, तू ये मत कर। बेटी, ये हमने तेरे लिए बनवाए थे, तू इसे संभाल कर रख। तेरे भविष्य के लिए काम आएगा। तू हमारी चिंता मत कर। बापूजी, अब इंतजार का समय खत्म हो गया है, अब कुछ करना होगा। अगले दिन गौरी सोनार की दुकान पर जाती है और गहने बेच देती है। गौरी ने उन पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोला जिसका नाम रखा गौरी का देसी ढाबा। धन्नो देवी की नजर जब ढाबे की तख्ती पर जाती है तो वो रो पड़ती है। बेटी, नाम भी अपना ही रखा। हाँ अम्मा, अब जो होगा मेरे ही नाम से होगा। वो खाना बनाते हुए यही सोचती रहती। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगी, बाकी भगवान देख लेंगे। ग्राहक कम थे पर गौरी की हिम्मत में कमी नहीं आई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। गौरी का ढाबा खूब मशहूर हो गया। उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। एक दिन गौरी ने अपने बापूजी से कहा, बापूजी, मेरे साथ चलिए। सेठ जी, ये लो तुम्हारे कर्ज के पैसे। अब हमें हमारे घर के कागजात लौटा दो। सेठ हरिराम उसे कागज दे देता है। बेटी, तूने हमारा घर ही वापस नहीं दिलाया, बल्कि हमारा सर भी ऊंचा कर दिया है।